कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इसके एक जो यूकैरियोटिक सेल होगी, यूकैरियोटिक सेल इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला जो पार्ट था वो था सेल वॉल, दूसरा जो पार्ट था सेल का वो था वैक्यूल, और फिर तीसरा जो पार्ट था वो था प्रोटोप्लाज्म। यानी कि सेल के, एक यूकैरियोटिक सेल के या एक टिपिकल सेल के, प्लांट सेल के बारे में अगर हम लोग उसको कंसीडर करके चलेंगे तो जो सेल होगी इट हैज 3 मेन पार्ट्स। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। द फर्स्ट वन वाज सेल वॉल, वैक्यूल और प्रोटोप्लाज्म। इन सभी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ ना कुछ डिस्कशन पिछले के वीडियोस में कर दिया है। अगर आपने वो पिछले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप जाकर पहले उन वीडियोस को देखिए, सेल की डिस्कवरी से लेकर बाकी पीछे की बातें समझ लीजिए, फिर इसके बाद तभी आपके लिए ये तीसरा आइए और ये वीडियो देखिए, तब आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। और इसके अलावा इस चैनल को, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसे दोस्तों के वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के पहले पार्ट के बारे में, यानी कि किसके बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो सेल वॉल और वैक्यूल का नंबर सेकेंड और थर्ड आएगा। सबसे पहले हम लोग प्रोटोप्लाज्म को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग सेल वॉल को पढ़ेंगे, फिर वैक्यूल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला पार्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है आपका, ये हिंदी इसकी होती है जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म जो है इसकी हिंदी में मीनिंग क्या होती है, जीव द्रव्य। देखिए ये प्रोटोप्लाज्म बेसिकली है क्या, प्रोटोप्लाज्म इज द इंटायर कंटेंट ऑफ द सेल। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि कोई पूछे व्हाट इज बेसिकली प्रोटोप्लाज्म इज, प्रोटोप्लाज्म वैसे होता क्या है, तब हम क्या बताएंगे, द इंटायर कंटेंट ऑफ द सेल, किसके अलावा, एक्सेप्ट सेल वॉल एंड वैक्यूल। यानी कि सेल के सेल वॉल और वैक्यूल के अलावा सेल के अंदर का जो भी कंटेंट, जो भी पार्ट सेल के अंदर होता है, एवरीथिंग इज कंबाइंडली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। यानी कि वैक्यूल और सेल वॉल को छोड़ देने के बाद सेल के अंदर जो भी चीज बची रह जाती है, जो भी सेल का पार्ट बचा रह जाता है, उस पार्ट को, उस कंटेंट को, उस हिस्से को हम लोग सेल का क्या, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। यानी कि इससे आप समझ गए होंगे कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक ना, क्योंकि हम सब लोग जानते ही हैं कि जो एनिमल सेल होती है उसमें तो सेल वॉल पाई ही नहीं जाती, और इसके अलावा वैक्यूल्स भी नहीं होती बहुत सारी सेल में। तो अगर सेल के अंदर वैक्यूल और सेल के साइटोप्लाज्म को हटा दें, सॉरी सेल के वैक्यूल और सेल वॉल को हटा दें, तो बचा हुआ कंटेंट है प्रोटोप्लाज्म। यानी कि एक जो एनिमल सेल हो गई वो कंबाइनली एक प्रोटोप्लाज्म ही है। यानी कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये सारी की सारी चीजें इसमें सेल के अंदर की आ जाती है। अब अगर हम बात करें इसके डिस्कवरी को लेकर, किन्होंने इसकी डिस्कवरी की, तो सबसे पहले ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसकी डिस्कवरी की गई एक साइंटिस्ट हैं डुजर्डिन। साइंटिस्ट हैं डुजर्डिन। उन्होंने कब, 1835 में सेल की, सॉरी इस प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी डुजर्डिन नाम के साइंटिस्ट ने 1835 में की। लेकिन उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नहीं बल्कि उन्होंने दूसरा टर्म यूज कर लिया। उन्होंने जो टर्म यूज किया उसका नाम था सारकोडा। यानी कि सबसे पहले द प्रोटोप्लाज्म, द फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोटोप्लाज्म was discovered by Dujardin in 1835, but he used the term Sarcoda in place of protoplasm। यानी कि प्रोटोप्लाज्म के बेस के प्लेस पे, प्रोटोप्लाज्म की जगह पर उन्होंने जो प्रोटोप्लाज्म के लिए टर्म यूज किया था वो क्या था, सारकोडा।
फिर इसके बाद जब डुजार्डिन ने ये डिस्कवरी कर दी, फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए पुरकिंजे, ठीक ना, पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने कब 1839 यानी कि 4 ईयर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ डुजार्डिन, डुजार्डिन की डिस्कवरी के बाद पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या इसके लिए सबसे पहले टर्म प्रोटोप्लाज्म का यूज किया, यानी कि प्रोटोप्लाज्म टर्म का यूज सबसे पहले पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने 1835 में किया था, जबकि प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, डुजार्डिन के द्वारा, कब 1835 में। फिर इसके बाद इसकी जो डिटेल स्टडी है प्रोटोप्लाज्म के बारे में, ये डिटेल स्टडी की गई किसके द्वारा, ह्यूगो वॉन मोल नाम के एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कब 1846 में। तो ह्यूगो वॉन मोल नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, डिटेल्ड स्टडी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म की डिटेल्ड स्टडी किसके द्वारा की गई, ह्यूगो वॉन मोल के द्वारा, कब उन्होंने की 1846 में। तो ये तीन साइंटिस्ट मेनली प्रोटोप्लाज्म से एसोसिएटेड हैं, इसकी डिस्कवरी से एसोसिएटेड हैं। डुजार्डिन ने 1835 में प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया, बट ही यूज्ड द टर्म सार्कोडा इन प्लेस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। First of all, the term protoplasm was used by Purkinje in 1835 and Hugo von Moll in 1846 do the detailed study about protoplasm and describe it. उन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिटेल में स्टडी की और उसको क्या किया, डिस्क्राइब किया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम है जे ये इधर हो गया, हक्सले, ठीक, जे हक्सले नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने कब 1868 में जे हक्सले नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो प्रोटोप्लाज्म है इसके लिए क्या बोला, इसे प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा, यानी कि प्रोटोप्लाज्म एज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो ये किसके द्वारा बोला गया, जे हक्सले के द्वारा, कब 1868 में। तो ये चार आमतौर पर साइंटिस्ट के बारे में प्रोटोप्लाज्म से क्वेश्चन आते रहते हैं। डुजार्डिन के बारे में पूछा जा सकता है, पुरकिंजे के बारे में, ह्यूगो वॉन मोल के बारे में, और इसके अलावा फिर हु सेड प्रोटोप्लाज्म, हु डिस्क्राइब प्रोटोप्लाज्म एज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो इसके लिए भी किसको बोलते हैं हम लोग, जे हक्सले। तो ये हो गई किसके बारे में, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी के बारे में। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं, क्या हम लोग आगे देखने वाले हैं कि प्रोटोप्लाज्म में किस तरीके का मूवमेंट होता है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये जिससे आपने जान लिया कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में कि हम लोगों ने कि प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, ये प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी। तो देखिए प्रोटोप्लाज्म जो होता है, इट्स सर्टेन काइंड ऑफ मूवमेंट्स, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा कुछ स्पेसिफिक टाइप के मूवमेंट्स भी शो किए जाते हैं, और ये मूवमेंट कौन कौन से हैं। पहला जो प्रोटोप्लाज्म में मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। पहला मूवमेंट क्या होता है, साइक्लोसिस मूवमेंट होता है। ये साइक्लोसिस मूवमेंट में सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म वैक्यूल्स के चारों ओर लोकेट क्या करती हैं, सर्कुलेट करती हैं। तो साइक्लोसिस में क्या होता है, इन द साइक्लोसिस मूवमेंट द मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म अकर मोस्टली अराउंड द वैक्यूल, वैक्यूल के चारों ओर अगर मूवमेंट किया जा रहा है किसके द्वारा, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द साइक्लोसिस मूवमेंट। अब ये जो साइक्लोसिस मूवमेंट है, इट इज ऑफ टू टाइप। साइक्लोसिस मूवमेंट भी कितने तरीके का होता है, मेनली दो तरीके का। पहला रोटेशनल साइक्लोसिस मूवमेंट और दूसरा कैसा होता है, सर्कुलेशनल। तो रोटेशनल क्या है, रोटेशनल अगर किसी भी सेल के अंदर, दिस इज सपोज दिस द सेल, तो किसी भी सेल के अंदर अगर जो वैक्यूल्स हैं, सॉरी जो ये प्रोटोप्लाज्म है, ये किसी एक वैक्यूल के चारों ओर एक ही डायरेक्शन में, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो सिर्फ ये किसी एक वैक्यूल के चारों ओर
एक ही फिक्स डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, ऐसे सर्कुलेट करती हैं, तो इस तरीके के मूवमेंट, इस तरीके के साइक्लोसिस रोटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मूवमेंट। समझ में आई बात? साइक्लोसिस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि साइक्लोसिस क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट इन विच प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म मूव्स अराउंड द वैक्यूल। साइक्लोसिस मूवमेंट क्या है, इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या करता है कि किसी भी वैक्यूल के चारों ओर मूव करता है, चारों ओर मूवमेंट शो करता है। अब ये कितने तरीके का हो सकता है, दो। अगर किसी भी वैक्यूल, किसी भी सेल के अंदर जो पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म है वो किसी एक वैक्यूल के चारों ओर आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अगर सारा का सारा साइड प्रोटोप्लाज्म मूव करता है, ये हो गया आपकी वैक्यूल, और ये इसका मूवमेंट हो गया प्रोटोप्लाज्म का। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस तरीके के साइक्लोसिस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रोटेशनल मूवमेंट। दूसरा क्या आ गया आपका, सर्कुलेशनल मूवमेंट, सॉरी, और ये रोटेशनल मूवमेंट आप किसमें देख सकते हैं, लीफ ऑफ हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। तो जो हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया क्या है, ये हाइड्रोफाइट्स हैं, उनकी लीफ में जो सेल्स पाई जाती हैं उनका प्रोटोप्लाज्म रोटेशनल मूवमेंट शो करता है, जिसमें वो किस सेल के अंदर के किसी एक वैक्यूल के चारों ओर एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है। तो आप एग्जांपल भी याद रखेंगे कि रोटेशनल मूवमेंट आप कहाँ देख सकते हो, तो लीफ ऑफ हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया में। अब दूसरा मूवमेंट कौन सा आ गया आपका, सर्कुलेशनल मूवमेंट। सर्कुलेशनल मूवमेंट क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट इन विच द प्रोटोप्लाज्म moves around the various vacuoles of the cell in different directions। यानी कि किसी भी सेल के अंदर अगर कई सारी वैक्यूल्स हो गई, ये देखिए ये 3 वैक्यूल हो गई, और इन तीनों वैक्यूल्स के चारों ओर प्रोटोप्लाज्म जो है वो मूव कर रहा है, किसी में क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, किसी में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। तो अगर इस तरीके से अलग अलग वैक्यूल्स के चारों ओर वो अलग अलग डायरेक्शनल मूवमेंट शो करेगा, तो इस तरीके के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सर्कुलेशनल मूवमेंट। समझ में आ गई बात? साइक्लोसिस के दोनों मूवमेंट्स के बीच का डिफरेंस आप समझ गए कि साइक्लोसिस क्या है, किसी भी वैक्यूल के चारों ओर मूवमेंट। अगर ये रोटेशनल कब होगा, एक ही वैक्यूल होगी और इंटायर प्रोटोप्लाज्म में मूव around the vacuole in one direction either in clockwise or anti clockwise। एक ही वैक्यूल के चारों ओर या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, तो रोटेशनल। और अगर एक ही सेल के अंदर कई सारी वैक्यूल हैं और प्रोटोप्लाज्म का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा अलग अलग वैक्यूल के चारों ओर मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन उनका जो मूवमेंट है वो फिक्स नहीं है ना, उसमें से कुछ किसी वैक्यूल के चारों ओर वो क्लॉकवाइज भी मूवमेंट हो सकता है और किसी के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज अगर हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, सर्कुलेशनल मूवमेंट। और हम इसे किसमें देख सकते हैं, इन द स्टैमिनल हेयर ऑफ ट्रेडिस्केंसिया। ट्रेडिस्केंसिया के जो स्टैमिनल हेयर होते हैं उनमें स्टैमिनल हेयर्स की जो सेल्स होती हैं दे शो सर्कुलेशन टाइप ऑफ मूवमेंट, वो सर्कुलेशन शो करती है। तो ये दो तरीके का मूवमेंट प्रोटोप्लाज्म में हो गया साइक्लोसिस के बेसिस पर। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, सीलियरी मूवमेंट क्या होता है। तो ऐसे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच पजेस सीलिया, जिनमें सीलिया होगी, जैसे पैरामीशियम हो गया या कोई स्पोर्स हो गए, तो अगर इनके पास क्या है, सीलिया है, तो उस सीलिया के में जो होने वाला मूवमेंट है उसमें जो प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है दैट इज कंसीडर्ड एज सीलियरी मूवमेंट। तो आप पैरामीशियम या क्लेमाइडोमोनास या दूसरे ऐसी स्ट्रक्चर्स के ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं, दे शो द सीलियरी मूवमेंट। और फिर चौथा यानी कि अगला कौन सा हो गया हमारा, स्यूडोपोडियल मूवमेंट। स्यूडोपोडियल मूवमेंट माने ऐसा काइंड ऑफ मूवमेंट इन विच स्यूडोपोडिया इज फाउंड। अगर क्या होगा कि जैसे अमीबा या जो स्लाइम मॉड्स हैं उनमें क्या होता है, जो मूवमेंट होता है उसमें स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में इंडिविजुअल को मूव करना होता है उस डायरेक्शन में उनके प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट की वजह से इस तरीके से प्रोजेक्शंस बन जाते हैं
और ये प्रोजेक्शंस जो होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। तो अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है, स्यूडोपोडिया बन रहा है, तो उस स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडियल मूवमेंट। तो दिस इज द क्या ये दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द मूवमेंट इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के ये मूवमेंट हो गए। अब अगले सेक्शन में अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। केमिकली प्रोटोप्लाज्म किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। चलिए अब ये देखिए स्टूडेंट, दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म का केमिकल कंपोजिशन है। वैसे प्रोटोप्लाज्म जो है, अगर हम इसको क्या करें, इसको लिविंग स्टेट में ही, जब वो लिविंग स्टेज में हो तब हम उसको अगर डिटेक्ट करना चाहें, उसके कंपोजिशन को फाइंड आउट करना चाहें तो हम कर नहीं पाते, क्योंकि वो तुरंत ही प्रोटोप्लाज्म डाई कर जाता है। लेकिन डेड स्टेज में उसका जो कंपोजिशन था उसी के बेसिस पर लिविंग स्टेज में उसके कंपोजिशन में कौन कौन से कंटेंट किस क्वांटिटी में पाए जा सकते हैं, इसके बारे में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी एन.एस. कॉन ने। कब? 1969 में एन.एस. कॉन ने जो कंपोजिशन बताया वही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बेसिकली जो ये प्रोटोप्लाज्म है उसमें अप्रोक्सीमेटली 90% तक वाटर होता है। इसके अलावा कितना, 90% तक वाटर होगा। अगर हम इसमें बात करें प्रोटीन की, तो ये अप्रोक्सीमेटली 7% इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कितने, लगभग 2% तक इसमें प्रोटोप्लाज्म में क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। बाकी लिपिड की बात करें तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 1%। इनऑर्गेनिक मैटेरियल जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब के सब होते हैं अप्रोक्सीमेटली 1%। और पूरे प्रोटोप्लाज्म के अंदर डीएनए होता है 0.7% और आरएनए होता है कितना, 0.4%। तो दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वैसे प्रोटोप्लाज्म इन सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बने होने के बावजूद भी एक कलरलेस, कैसा, फोम जैसा, इसके अलावा विस्कस और इलास्टिक मैट्रिक्स होता है। और इस कलरलेस, फोमी, विस्कस, इलास्टिक मैट्रिक्स का केमिकल कंपोजिशन इन्हीं कंटेंट से मिलकर बना होता है। वाटर से, जो कि अप्रोक्सीमेटली 90% तक हो सकता है, प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली 7%, कार्बोहाइड्रेट 2%, लिपिड 1%, इनऑर्गेनिक मैटेरियल्स 1%, आरएनए 0.7% और डीएनए 0.4%। इनमें से भी ये जो वाटर की क्वांटिटी है ये अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग तरीके की सेल्स में इसकी क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। अगर कोई कैसा हो, अगर जो हमारी सेल हो वो किसी हाइड्रोफाइट की हो, तो जब हाइड्रोफाइट की होगी तो उसमें क्या होगा, ये जो वाटर की क्वांटिटी ये 92 टू 95% तक हो सकती है। हाइड्रोफाइट्स में वाटर की क्वांटिटी ये हो सकती है। अगर इसके अलावा कोई भी ड्राइड सीड हो, अगर सूखा हुआ बीज हो, तो उसकी सेल्स के अंदर वाटर की क्वांटिटी 80 टू 85% तक हो सकती है। यानी कि ये क्वांटिटी अलग अलग तरीके की कंडीशंस में वेरी भी कर सकती है, लेकिन एक आदर्श स्थिति में, एक बेहतर, एक अच्छी कंडीशन में, एक नॉर्मल स्टेज में यही क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके बाद पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो अब केमिकल कंपोजिशन हम जान गए, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या, पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म, अभी तक हम लोगों ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी के बारे में जान लिया, इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म के केमिकल कंपोजिशन के बारे में जान लिया। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि प्रोटोप्लाज्म है बेसिकली कितने पार्ट होते हैं, दो। पहला जो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है दैट इज द साइटोप्लाज्म, और जो प्रोटोप्लाज्म का दूसरा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। यानी कि प्रोटोप्लाज्म के कितने पार्ट होते हैं, दो, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही सीखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग प्रोटोप्लाज्म के पहले पार्ट यानी कि साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में सीखेंगे।
वीडियो को लास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।